हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो जनरेटर्स का इसका बेसिक्स के बारे में और इसका जो प्रोटेक्शन के बारे में और क्या कितना प्रकार का जनरेटर्स होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में, वो सारे डिटेल्स बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में आज की हमारा वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारा जो जनरेटर का एप्लीकेशंस का बेसिस में जो हम इंडस्ट्रीज़ में हमने ऐसे डिफरेंट तरीक़े का जनरेटर्स को हम देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने सिंगल आइसोलेटेड जनरेटर से और मल्टीपल आइसोलेटेड जनरेटर से और लार्ज इंडस्ट्रियल जनरेटर से इसमें हमने यूनिट जनरेटर ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन और कोजनरेशन जनरेटर्स को देखते हैं और इंडक्शन जनरेटर्स को देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने सिंगल आइसोलेटेड जनरेटर से जो जनरेटर से लाइक हमने ये तो आप हर जगह देखा होगा फ्रेंड्स, जहाँ आपको डीजी सेट से जो डीजल जनरेटर से थ्रू हम लोग इमरजेंसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। हम इमरजेंसी में इवन हमारा कमर्शियल बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह आप यूज़ कर रहे हैं एक डीजल जनरेटर को यूज़ करते हैं। जैसे सप्लाई फेल होते हैं तो वो डीजल जनरेटर चालू होते हैं और इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स इसको, ठीक है। और उसको हमारा ग्रिड का या कोई और एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, सिंगल जनरेटर रहते हैं। ऐसे बहुत छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ में भी क्या होता है फ्रेंड्स, इसके पास एक सिंगल जनरेटर होता है, उसी जनरेटर से हमारा पूरा इसका सिस्टम है, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा चलते हैं। उस सिस्टम को भी आप सिंगल आइसोलेटेड जनरेटर मान सकते हैं और जनरेटर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स इंडक्शन जनरेटर्स है। जितना भी है ना हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है फ्रेंड्स, जैसे हमारा जो भी हमारा विंड एनर्जी है, ठीक है फ्रेंड, ये सब की सब आप बोल सकते हैं विंड एनर्जी, ये सब सब की सब वो बोल सकते हैं। जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो सब इंडक्शन जनरेटर्स है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो स्पीड है कांस्टेंट नहीं है। सो हमारा जो सोर्स है इसकी वजह से टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जितना भी वो सब है हमको इंडक्शन जनरेटर्स में दिखते हैं फ्रेंड्स। उसका जो जनरेटर इंडक्शन जनरेटर होते हैं और बाकी के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा मल्टीपल आइसोलेटेड जनरेटर्स हैं, वो भी आप बहुत जनरेटर बहुत जगह इंडस्ट्रीज़ में आप देखते हैं। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट जनरेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे जनरेटर्स हैं हमारा आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं, लेकिन ग्रिड या हमारा जो मेन सिस्टम है, हमारा जो नेशनल ग्रिड के साथ वो इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं फ्रेंड्स। उसको बोलते हैं मल्टीपल आइसोलेटेड जनरेटर्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल जनरेटर्स है, वो सारे आपस में सिंक है और कनेक्टेड है, लेकिन हमारा ग्रिड का साथ कनेक्टेड नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स लार्ज इंडस्ट्रियल जनरेटर्स हैं। उसमें क्या होते हैं, हमारा मल्टीपल जनरेटर्स हैं, हमारा ग्रिड का साथ कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा ग्रिड का साथ कनेक्टेड हुआ और इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो सिस्टम भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिस्टम होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बहुत बड़ा रहते हैं। उसी वजह से बहुत बहुत मल्टीपल जनरेटर्स रहते हैं और इसकी वजह से हमारा जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ाना है, उसके लिए हम लोग एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का थ्रू रखते हैं फ्रेंड्स। और इस पर्टिकुलर लार्ज इंडस्ट्रियल जनरेटर्स इस सिस्टम में क्या होते हैं, आपका जो जनरेशन बस का वोल्टेज और जो डिस्ट्रीब्यूशन बस का वोल्टेज अलग अलग रहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बस का वोल्टेज ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक में आप पढ़ा होगा फ्रेंड्स, आप हाइयर और हाइयर वोल्टेज में क्यों जाते हैं फ्रेंड्स। इवन हमने पावर ग्रिड भी, हमारा जो सेंट्रल पावर ग्रिड भी देखा है, तो अभी 1000 kV है, 1000 kV 765 kV तक जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ऑफ इसका जो नेटवर्क का हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इसका जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है, पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी P इक्वल टू EV/X साइन डेल्टा है फ्रेंड्स। तो जैसे आपको वोल्टेज का बढ़ा देते हैं तो इसका पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी भी बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से एक और एडिशनल एडवांटेज है फ्रेंड्स, अगर आप हाइयर वोल्टेज में आप सिस्टम को आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब इसमें क्या होते हैं, पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ते हैं, इसी की वजह से हम हाइयर वोल्टेज में जा रहे हैं। और इसके साथ-साथ हमारा जो सिस्टम में जो लॉसेस है, जो हमारा आई स्क्वायर आर लॉसेस है, वो सब कम हो जाता है फ्रेंड्स हाइयर वोल्टेज में, क्योंकि इसका करंट कम होते हैं, इसकी वजह से वो सब लॉसेस भी कम होते हैं फ्रेंड्स,
ठीक है। सो लार्ज इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में हमारा क्या होता है, इसका जनरेशन का वोल्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज या डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन का वोल्टेज है अलग अलग रहते हैं, और ट्रांसमिशन का वोल्टेज हाई वोल्टेज रहते हैं, और जो जनरेटर का वोल्टेज है वो थोड़ा कम वोल्टेज पे रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो जैसे आप लार्ज इंडस्ट्रियल जनरेटर्स में देखेगा तो हमको ये दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स, हमको बहुत ही हर इंडस्ट्रीज में अपने दिखते रहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जनरेटर और इसका ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होता है, इवन जनरेशन बस भी जनरेशन का कोई मतलब जो जनरेटर का वोल्टेज अलग रहते हैं, लेकिन इसका जो जनरेशन बस का वोल्टेज है वो अलग रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हमारा जनरेटर के बाद तुरंत एक ट्रांसफार्मर रहते हैं, और उस ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं, या नहीं है तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, पर फॉल्ट कैपेसिटी को मतलब फॉल्ट करंट को कम करने के लिए भी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और आइसोलेशन भी प्रोवाइड करेगा ये, एर्थ फॉल्ट को आइसोलेशन भी प्रोवाइड करेगा। जैसे डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज़ किया था यहाँ, सो दैट हमको एर्थ फॉल्ट का सर्क्यूट यहाँ ब्रेक हो गया जनरेटर तक, और आगे का हमारा सिस्टम में अलग कोऑर्डिनेशन हो गया फ्रेंड्स। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हमारा जनरेटर और इसका जनरेटर ट्रांसफार्मर, इसको अलग अलग देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा सर्किट ब्रेकर है। कोई भी आपको ट्रांसफार्मर में जो जनरेटर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसको जीटीआर बोलते हैं, अगर जनरेटर में फॉल्ट है या ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है, ये दोनों में किसी में भी फॉल्ट है, इट इज़ इक्वल टू हमारा जनरेटर का फॉल्ट ही है फ्रेंड्स। क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ और बीच में कोई भी स्विच गियर नहीं है। जनरेटर और इसका जनरेटर ट्रांसफार्मर को आपको इंडिविजुअली आइसोलेट करने के लिए, और ये दोनों को कॉमन कर दिया था। और इसका जो आउटलेट में ही हमारा एक स्विच गियर है, ये ब्रेकर है हमारा। हमको कोई भी फॉल्ट आपको जनरेटर में हुआ या ट्रांसफार्मर में हुआ, आपको इसी ब्रेकर को आइसोलेट करना है। इसीलिए आपको बोलते हैं यूनिट जनरेटर ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्योंकि जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों मिला के एक सिंगल यूनिट बन गए थे यहाँ। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट जनरेटर ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं फ्रेंड। ये बहुत ज़्यादा आपको दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स हमारे इंडस्ट्रीज में, और मोस्टली इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स को जनरेशन जनरेटर्स को यूज़ करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमको पावर का साथ साथ हमको स्टीम का भी रिक्वायरमेंट होते हैं फ्रेंड्स प्रोसेस में। तो हमको हमारा पावर प्लांट ऐसा होते हैं हमारा इंडस्ट्रीज में, आप देखेगा तो वो को जनरेशन जनरेटर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होते हैं, हमारा पावर भी जनरेट होते हैं, और पावर का साथ साथ स्टीम भी जनरेट होते हैं, और उस स्टीम से पावर जनरेट करते हैं, और उस स्टीम को प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। जैसा आप यहाँ देखेंगे तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा एक गैस टरबाइन है, और गैस टरबाइन को एक गैस टरबाइन जनरेटर है, और गैस टरबाइन का जो आउटपुट है वो एक एचआरएसजी में जा रहा था। हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर है, और एचआरएसजी में हमारा जो गैस टरबाइन का एग्जॉस्ट से जो हीट बन रहा था, उस एग्जॉस्ट से हमको हीट रिकवरी करके उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम टरबाइन में भेज रहे हैं, और स्टीम टरबाइन को घुमा रहे हैं। और स्टीम टरबाइन का थ्रू इसके साथ साथ उस स्टीम को हम लोग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो हमको हमको गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन है दोनों यूज़ कर रहे हैं, और इस इंडस्ट्री में हमको मतलब पावर भी जनरेट कर रहे हैं हम लोग, स्टीम भी जनरेट कर रहे हैं, और इसका जो एफिशिएंसी भी बढ़ रहा था हमको, क्योंकि हमको इनकेस गैस टरबाइन का इसका एग्जॉस्ट को डायरेक्टली हमको वेंट करने से लॉस हो जाते हैं, और उस लॉस को भी रिकवरी करने के लिए को जनरेशन यूज़ कर रहे हैं। मतलब इसका आउटलेट को स्टीम जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और स्टीम से स्टीम टरबाइन को चला रहे हैं, और उसी स्टीम को हमको प्रोसेस में भी यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है। इसको को जनरेशन प्लांट बोलते हैं फ्रेंड्स। जैसे इन डिटेल देखेगा तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारा जैसा आपको ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मोस्टली आपको इंडस्ट्रीज में दिखने लग जाते हैं। आपको जीटी से गैस टर्बाइन्स भी रहते हैं, और हमारा एसटीजी से स्टीम टरबाइन जनरेटर भी रहते हैं फ्रेंड्स। गैस टरबाइन जनरेटर है, गैस टरबाइन का साथ जुड़ा रहते हैं। गैस टरबाइन में क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक हमारा कंप्रेसर रहते हैं, और कंप्रेसर का जो एयर है इनटेक है, हमारा एयर इनटेक का फिल्टर्स रहते हैं, और उस फिल्टर से हमारा एयर इनटेक रहता है, और कंप्रेसर इस एयर को कंप्रेस करते हैं। इसके बाद एक कंबसन चैम्बर में भेजते हैं। कंबसन चैम्बर में इसको फ्यूल देकर हमने कंबसन चैम्बर में फायर करते हैं, और उस फ्लू गैस को हमारा जो गैस टरबाइन में भेजते हैं, और गैस टरबाइन का उसी शाफ्ट में हमारा गैस टरबाइन जनरेटर रहते हैं फ्रेंड्स, और वो जनरेटर से हमको पावर जनरेट होते हैं।
ठीक है। और इस गैस टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। उस टेम्परेचर को रिकवरी करने के लिए एक हमारा HRSG हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर है, और ये हमारा स्टैक है फ्रेंड्स गैस टरबाइन का। इनकेस आपको को जनरेशन में यूज़ नहीं करना है, लाइक इनिशियली आपको गैस टरबाइन चालू करते हैं तो आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनिशियली आपको इतना हीट नहीं रहता है इसका एग्जॉस्ट में, इसीलिए आपको उस टैग को आप बाईपास कर देते हैं और उस टैग को आप डायरेक्ट एनवायरनमेंट में आप छोड़ देते हैं उस फ्लू गैस को। जैसा आपको टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, मतलब जैसा आपको गैस टरबाइन जनरेटर मतलब फुल स्पीड तक आ जाते हैं और थोड़ा पावर देते हैं 5 मेगावाट, इसके बाद हमको इस डायोटर डैम्पर को इसको क्लोज करते हैं, मतलब इसको ओपन कर देते हैं टूवर्ड्स HRSG साइड, और स्टैक में फ्लू गैस जाना बंद हो जाते हैं और हमारा HRSG में जाता है, और HRSG में इस हीट को रिकवरी करके हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं फ्रेंड्स। उस स्टीम को आप स्टीम टरबाइन जनरेटर में भेजते हैं, और स्टीम टरबाइन से हम लोग वो एक्सट्रैक्टर रहते हैं, यहाँ हमारा एग्जेक्टर है, एजेक्टर का थ्रू इसके बाद हमारा कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है, इसके बाद हमारा डीरेटर है, डीरेटर का बाद हमारा बॉयलर फीड वाटर पंप में जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। इसको इसमें क्या है, हमारा पावर भी जनरेट कर रहे हैं हम लोग, और पावर का जो इसका आउटलेट को और हीट को रिकवरी करके हम लोग स्टीम भी जनरेट कर रहे हैं, और उस स्टीम से हम लोग प्रोसेस में भी यूज़ करेंगे, और हमारा स्टीम टरबाइन जनरेटर को भी ड्राइव करेंगे, और पावर भी जनरेट करेंगे फ्रेंड्स। और हमको मल्टीपल जनरेटर्स का वजह से हमारा पूरा पावर प्लांट का एफिशिएंसी बढ़ा रहा था। तो ऐसे सिस्टम हम लोग बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा दिखते हैं फ्रेंड्स, को जनरेशन जनरेटर्स को। ठीक है, इसी को ही हम लोग जनरली इंडस्ट्रीज में आपको सुनने में आते हैं, इसको CPP के नाम पे, मतलब कैपेटिव पावर प्लांट का नाम पे सुना जाता है, या इंटीग्रेटेड पावर प्लांट का नाम पे सुनना जाते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये सब है को जनरेशन जनरेटर्स हैं। ये बहुत ही मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में ही दिखते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताया था ये सारे के सारे में अभी हमारा इंडस्ट्रीज में ये कॉमन हमारा कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिट जनरेटर ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें आपको यही फ्रेंड बताया फ्रेंड्स, हमारा जनरेटर और ट्रांसफार्मर एक ही कंपोनेंट जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में कोई भी स्विच गियर रहता नहीं है। सो दैट जनरेटर और ट्रांसफार्मर का फॉल्ट अलग अलग समझने के लिए जनरेटर और ट्रांसफार्मर डायरेक्टली जुड़ जाते हैं विदाउट एनी स्विच गियर, और इसीलिए इसको यूनिट जनरेटर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कोई भी जनरेटर फॉल्ट है या ट्रांसफार्मर फॉल्ट है, वो दोनों के केस में हमको जनरेटर को ट्रिप करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्विच गियर यहाँ है। सो इसीलिए हमको यूनिट जनरेटर ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। और उसमें आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जनरेटर है, और इसका जो जनरेटर रोटर में जो हम लोग फील्ड का सप्लाई दे रहा था, और ये हमारा न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। तो हम लोग जनरेटर को इसका बारे में हम आगे भी जनरेटर का एट फॉल्ट प्रोटेक्शन में बता देंगे फ्रेंड्स। जनरेटर में क्या होता है फ्रेंड्स, जनरेटर का एक्चुअली जनरेटर का नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जनरली हम लोग तो इसका जो फॉल्ट कैपेसिटी है 3 फेज फॉल्ट के बेसिस में हम लोग जनरली हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं फ्रेंड्स, 3 फेज फॉल्ट का कैपेसिटी को विथस्टैंड करने के लिए। लेकिन कमिंग टू जनरेटर है, जनरेटर का जो ग्राउंडिंग का बेसिस में उसका जो फॉल्ट कैपेसिटी है चेंज हो जाता है। इन केस आप जनरेटर को सॉलिडली ग्राउंडेड बनाया तो उसका जो इसका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का जो कैपेसिटी है, या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का जो करंट है, वो 3 फेज शॉर्ट सर्किट सिमेट्रिकल फॉल्ट से भी ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। वो भी हम क्यों हैं वो आपको अगले वीडियोस में हम समझा देंगे। तो यहाँ मैं वो ओवरव्यू भी बता रहा हूँ। सो बेसिकली इसीलिए मोस्ट ऑफ द जनरेटर्स आपको दिखने लग जाते हैं फिर, सॉलिडली ग्राउंडेड जनरेटर्स जनरली नहीं दिखते हैं। लेकिन आप बना सकते हैं, मतलब ऑन कस्टमाइज्ड में बना सकते हैं। ऐसा बनाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल फेज टू ग्राउंड है, LG फॉल्ट है, इसकी बेसिस में आपको जनरेटर को डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ जनरेटर्स 3 फेज सो मतलब 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट से डिज़ाइन होते हैं, और उस फॉल्ट करंट को आपको, मतलब हमारा लाइन टू ग्राउंड का फॉल्ट करंट को 3 फेज फॉल्ट यार इसका नीचे के करना ही पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए आपको सारे की सारे जनरेटर्स मोस्टली इंडस्ट्रीज में आपको दिखेगा लो इम्पीडेंस या हाई इम्पीडेंस से करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ जहाँ आपको NGR लगा हुआ था वो हाई इम्पीडेंस ग्राउंडिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जनरेटर का जो ग्राउंड फॉल्ट करंट को बहुत कम लिमिट कर देते हैं, और उस करंट को ग्राउंड फॉल्ट करंट को लिमिट करने की वजह से आपको जो जनरेटर का कोर फॉल्ट है
उसका कोर फॉल्ट्स कम हो जाते हैं फ्रेंड्स, जो जनरेटर का मैग्नेटिक कोर का फॉल्ट्स है वो कम हो जाते हैं, और जनरेटर का जो मीन टाइम रिपेयर भी कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसी का वजह से हम लोग जनरली जनरेटर्स को हम लोग एनजीआर का थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एनजीआर का थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये हमारा एनजीआर है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेसिस्टर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं। एनजीटी न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का थ्रू करते हैं, क्योंकि हमारा जो एनजीआर अगर डायरेक्टली इसमें प्राइमरी में लगाया गया तो इसका वोल्टेज रेटिंग भी इसका फेज वोल्टेज का रेटिंग के हिसाब से बनाना पड़ेगा। सो इसीलिए हमको इसको सेकेंडरी में मतलब लो वोल्टेज में इसको बनाते हैं एनजीआर को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पीटी भी यहाँ से देते हैं हम लोग, और सीटी भी देते हैं, और इसमें क्या होता है हमारा मैं आगे भी बता दूंगा जो हमारा जनरेटर का प्रोटेक्शन में, वो सारे के सारे जितना भी जनरेटर प्रोटेक्शन से और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन से वो सारे के सारे हमको सिंगल मतलब एक ही जैसे ट्रीट करना है। कोई भी फॉल्ट है हमको मतलब ये मेन स्विच केयर को बंद करना है, सो दैट हमारा जनरेटर और जनरेटर ट्रांसफार्मर दोनों आइसोलेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इंडस्ट्रीज में मोस्टली आपको दिखने लग जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा एक्साइटेशन सिस्टम है फ्रेंड्स, जो हमारा जनरेटर में आप यहाँ देखिएगा तो ये हम लोग रोटर में जो हम एक्साइटेशन दे रहा था, सो दैट इस जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, और हम हमारा सिस्टम का वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट में भी, ट्रांसिएंट में भी, और सिस्टम का डायनेमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसिएंट परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए आपको एक्साइटेशन सिस्टम, ऑटो एक्साइटेशन सिस्टम का बहुत ही ज़रूरी है। और जनरेटर का वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्साइटेशन सिस्टम का तो ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमको इंडस्ट्रीज में बहुत प्रकार का एक्साइटेशन सिस्टम दिखते हैं, लेकिन आप देखिएगा तो फ्रेंड्स बेसिकली इसको चार टाइप का है। एक हमारा डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्साइटेटर है, और दूसरे हमारा एसी जनरेटर और रेक्टिफायर एक्साइटर है, और तीसरे हमारा एसी जनरेटर और रोटेटिंग डायोड रेक्टिफायर सिस्टम है, और चौथा हमारा फ्रेंड्स स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है फ्रेंड्स। एक एक इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्साइटेशन सिस्टम है। आप एक चीज़ आपको फिक्स कर दीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो जनरेटर में जो हमारा फील्ड में हमको डीसी करंट ही देना है हमको, तो इसीलिए हमारा क्या कर रहे हैं, एक हमारा डीसी जनरेटर दे रहे हैं, और डीसी जनरेटर कोई भी डीसी जनरेटर दे दीजिए, और इसका फील्ड वाइंडिंग को आप कंट्रोल करके फील्ड वाइंडिंग का जो वोल्टेज या करंट इसको कंट्रोल करके आप इसको डीसी जनरेटर का इसका वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं आप। वो आप डीसी जनरेटर्स में देखा होगा, डीसी जनरेटर का जो वोल्टेज है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए फील्ड फील्ड फ्लक्स के बेसिस में होते हैं। तो फील्ड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट है। तो आपको छोटी सी एक्साइटेशन है या छोटी सी एवीआर सिस्टम है, वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम से आप इसका जो डीसी जनरेटर का आउटपुट चेंज कर सकते हैं, और उस डीसी जनरेटर का आउटपुट को ब्रश का थ्रू हम लोग एक फील्ड ब्रेकर में देते हैं। वो फील्ड मतलब फील्ड और एक्साइटेशन को ऑन ऑफ करने के लिए इसका थ्रू, इसके बाद एक और ब्रश देते हैं, और ब्रश का थ्रू डायरेक्ट हम लोग इसका जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग में इंजेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें दोनों तरफ से हम लोग ब्रश या कलेक्टर्स देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये सिंपल हमारा सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। डीसी जनरेटर है, और जितना भी हमारा फील्ड का करंट रिक्वायरमेंट है वो सब हमारा एक डीसी जनरेटर है, उस डीसी जनरेटर से मीट हो जाते हैं। उस डीसी जनरेटर भी मोस्टली हमारा जनरेटर का शाफ्ट का साथ ही कनेक्ट होते हैं। और नेक्स्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड्स एसी जनरेटर है, इंस्टेड ऑफ डीसी जनरेटर है, यहाँ एसी जनरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ भी एसी जनरेटर में भी हमारा फील्ड है, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट है फ्रेंड्स। उस डीसी करंट को आप कंट्रोल करके उसको चेंज करके आप लोग इसका एसी वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। और इस एसी वोल्टेज को स्टेशनरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है एसी वोल्टेज से आप एक रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ब्रश का थ्रू हम लोग इसका जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग में इंजेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ भी सेम है फ्रेंड्स, इसका जो फील्ड का करंट को मतलब फील्ड का करंट को चेंज करके यहाँ आप इस फील्ड वोल्टेज और इसका द्वारा हम लोग इस जनरेटर का वोल्टेज चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ भी हमारा जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है वो बहुत ही कम रेटिंग का होगा, क्योंकि यहाँ भी हम लोग फील्ड में इंजेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स बहुत लो करंट और लो वोल्टेज का एक ब्रश है, और हाई करंट हाई वोल्टेज का एक ब्रश है फ्रेंड्स। लेकिन पहले कॉन्फ़िगरेशन में तो दोनों सेम रेटिंग का ब्रशेस यहाँ दिया गया था। ठीक है, यहाँ आपको ब्रश का कॉस्ट कम हो जाएगा, और ये हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हमको इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा हमको दिखते रख जाते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का नाम पे भी बुला जाता है इसको। इसमें क्या करते हैं, एक एसी एक्साइटर है, इसका फीड वाइंडिंग है, हमारा एवीआर पैनल है, एक्साइटेशन कंट्रोल पैनल का साथ होते हैं। और उस एसी एक्साइटर है, उसका जो रोटेटिंग रोटर है, उसकी रोटेटिंग बॉडी में उसी में ही हमारा रोटेटिंग रेक्टिफायर रहते हैं। और उसी का थ्रू विदाउट एनी ब्रशेस से ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, मेन जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग में जुड़ जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें कोई भी ब्रशेस नहीं रहते हैं, इसकी वजह से इसका जो मेंटेनेंस है बहुत ही फ्री रहते हैं, मेंटेनेंस फ्री रहते हैं। और इसका जो रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको इंडस्ट्रीज में मोस्टली आपको ऐसा रोटेटिंग रेक्टिफायर या रोटेटिंग व्हील एक्साइटेशन सिस्टम बोलते हैं, इसको रोटेटिंग रेक्टिफायर सिस्टम बोलते हैं। इसी का थ्रू हमको इंडस्ट्रीज में मोस्टली आपको एक्साइटेशन सिस्टम दिख जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में तो मैं आपको एक्साइटेशन सिस्टम का, जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम का अलग एक लेक्चर का वीडियोस बनाया फ्रेंड्स। अगर आप मिस हो गए तो उसको देख लीजिए, उसमें मैं आपको एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में इसका इन डिटेल और इसका पूरा डिटेल्स आपको उस वीडियोस में आपको दिया गया था। इसीलिए मैं आपको यहाँ ओवरव्यू ही बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ये हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है फ्रेंड्स, हमारा जनरेटर्स में। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है, जहाँ हमारा बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर्स होते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जनरेटर का आउटपुट में ही हम लोग एक हमारा एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। और सीटी इनपुट लेकर हमको सीटी पीटी इनपुट्स इसका एक्साइटेशन कंट्रोल में देते हैं। और एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का थ्रू हम लोग उसका डायरेक्ट फील्ड वाइंडिंग में ब्रश का थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। और स्टार्टिंग में जब जनरेटर चालू नहीं है, उस कंडीशन में स्टार्टिंग के लिए एक हमारा इमरजेंसी सप्लाई या हमारा जो डीजी का सप्लाई या हमारा ग्रिड का सप्लाई या नहीं है, तो हमारा जो बैटरी सिस्टम का या यूपीएस सिस्टम से कोई रिलायबल सप्लाई से इनिशियली सप्लाई देते हैं। और इन केस इसका वोल्टेज का सिस्टम पे डिप है, तो तब तब भी हम लोग उसी से बैकअप सप्लाई से हम लोग सप्लाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको एक्सीलेशन सिस्टम्स का वीडियो में बहुत इन डिटेल इसको समझाया था, इसीलिए मैं आपको ओवरव्यू ही बता रहा हूँ यहाँ। ये हमारा सारे के सारे एक्साइटेशन सिस्टम से फ्रेंड्स। सो हमारा इंडस्ट्रीज में बेसिकली हम लोग ये हमारा यूनिट जनरेटर और ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन ये यूज़ करते हैं। और एक्साइटेशन सिस्टम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ब्रशलेस एक्साइटेशन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स मोस्टली। तो नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे फ्रेंड्स जनरेटर का जो फॉल्ट करंट है। बेसिकली जनरेटर में कभी भी फॉल्ट हुआ है तो इसमें तीन प्रकार का हमको रिएक्टेंस होते हैं फ्रेंड्स। जनरेटर इनिशियली जो आपको अगर जनरेटर का फॉल्ट करंट देखेगा तो फ्रेंड्स, इसका फॉल्ट करंट है स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसके बाद कुछ अ, कुछ 20 मिली सेकंड के बाद उसका जो फील्ड का इसका जो करंट है कम हो जाता है फ्रेंड्स। और 500 मिली सेकंड के बाद इसका करंट स्टेडी स्टेट में आ जाता है फ्रेंड्स, एकदम सिमेट्रिकल वेवफॉर्म आ जाते हैं। तो इसी वजह से उस करंट को एनालाइज करने के लिए जनरेटर में तीन प्रकार का रिएक्टेंस से डिराइव किया गया था। और इसके बारे में भी मैं इन डिटेल हमारा शॉर्ट सर्क्यूट करंट का और इसका जो वीडियोस में बनाया था उसमें क्लियरली बताया था। तो बेसिकली जनरेटर में हम लोग जैसे इस पार्ट में देखेंगे तो फ्रेंड, इसमें 1 to 2 इसको बोलते हैं हमारा सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस की वजह से जो करंट बना था उसको बोलते हैं सब ट्रांसिएंट करंट है। ये हमारा आरएमएस सब ट्रांसिएंट का रिएक्टेंस की वजह से जो करंट है वो हमारा 1 to 2 है। और हमारा 2 to 3 हमारा ट्रांसिएंट रिएक्टेंस की वजह से जो हमारा इसको एक्स टी डबल डैश बोलते हैं सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस। और 2 to 3 का जो पार्ट है इसको ट्रांसिएंट रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्स टी डैश है। और जो हमारा फोर्स ये बाहर जो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा करंट है ड्यू टू हमारा स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस है फ्रेंड्स, जो हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस है एक्स डी है। इसकी वजह से जो करंट कंपोनेंट है वो हमारा जो डॉटेड लाइन्स दिख रहा था वो है फ्रेंड्स। और जो हमारा 1 to 3 दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा डीसी ऑफसेट कंपोनेंट या हमारा एसिमेट्रिकल कंपोनेंट है। जो हमारा सिस्टम का जो इम्पे जो हमारा इंडक्टेंस का वजह से जो हमको बन रहा था हमारा डिकेइंग डीसी कंपोनेंट एक बन रहा था, वो उसको डिकेइंग डीसी कंपोनेंट या डीसी ऑफसेट कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते हैं। सो ये सब की सब मिलने के बाद हमको बनते हैं फ्रेंड्स हमारा जनरेटर का। हमारा फॉल्ट कंडीशन में जो हमारा करंट बनते हैं वो ऐसे बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली उसमें तीन प्रकार का रिएक्टेंस होते हैं। एक्स टी डबल डैश सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस है, उसकी वजह से जो करंट है ये पार्ट है।
और इसके बाद हमको बनते हैं एक्सटी डैश है, ये सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस अप टू 20 मिलीसेकंड तक रहते हैं, और 20 मिलीसेकंड से लेकर 500 मिलीसेकंड तक हमको ट्रांजिएंट रिएक्टेंस रहते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा करंट है ट्रांजिएंट करंट है। इसके बाद हमारा ये हमारा डॉटेड लाइन दिख रहा है फ्रेंड, ये हमारा सिंक्रोनस जो मेन सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वजह से जो बन रहा था वो हमारा स्टेडी स्टेट फॉल्ट करंट है, और ये हमारा डिकेइंग डीसी कंपोनेंट की वजह से जो बन रहा था वो है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जनरेटर का फॉल्ट कंडीशन में जो करंट जो जनरेटर में फीड करते हैं, जो जनरेटर देते हैं उस फॉल्ट करंट का डिफरेंट कंपोनेंट्स है ये। नेक्स्ट हमारा जो जनरेटर में जो फॉल्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये फॉल्ट से 4 प्रकार का होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा जो जनरेटर का अंदर का फॉल्ट है, जनरेटर में क्या क्या है फ्रेंड्स, जनरेटर में हम देखेंगे तो जनरेटर में इसका स्टैटर वाइंडिंग है और फील्ड है और इसका एक्साइटेशन सिस्टम है। ठीक है, अगर स्टैटर वाइंडिंग में देखेंगे तो स्टैटर वाइंडिंग में हमको क्या फॉल्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, हमको फेस टू फेस फॉल्ट्स हो सकते हैं, या नहीं तो फेस टू अर्थ फॉल्ट्स हो सकते हैं, या नहीं है तो इंटरटन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स जनरेटर वाइंडिंग में, जो स्टैटर वाइंडिंग में। ऐसे फील्ड वाइंडिंग में भी ऐसे ही हो सकते हैं फ्रेंड्स, हमको फील्ड वाइंडिंग फॉल्ट है, इसमें हमको रोटर अर्थ फॉल्ट जो हम बोलते हैं वो सब है फ्रेंड्स, हमको फील्ड वाइंडिंग फॉल्ट्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट हमको इनकेस एक्साइटेशन सिस्टम फेल हो गया है, वो सब लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो सकते हैं, या पोर्ट स्लिपिंग हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब हमको जनरेटर का फॉल्ट है, ओनली जनरेटर का फॉल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हमको जनरेटर ट्रांसफार्मर का भी फॉल्ट है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का जितना भी फॉल्ट है वो सब जनरेटर ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है। आपको बताया था यूनिट जनरेटर ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन में जनरेटर और ट्रांसफार्मर कोई भी फॉल्ट के कंडीशन में हमको उसको जनरेटर को ट्रिप करना ही पड़ेगा ये, लेकिन यहाँ हमको मैं ओनली जनरेटर का फॉल्ट्स के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स प्राइम मूवर फॉल्ट है, अगर जनरेटर का प्राइम मूवर फेल हो गया, इसकी वजह से हमको जो प्रोटेक्शन दिया जाते हैं रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है। अगर प्राइम मूवर फेल हो गया तो ये हमको सिंक्रोनस जनरेटर सिंक्रोनस मोटर जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारा एक्साइटेशन तो हेल्दी है, सो इसकी वजह से अगर इस सिस्टम बाकी सिस्टम्स का साथ मतलब आपको बताया था लार्ज जनरेशन सिस्टम है, इसमें बाकी जनरेटर्स का साथ भी है, मल्टीपल जनरेटर का साथ सिंक्रोनाइजेशन में कनेक्टेड है, तो बाकी जनरेटर्स इसको फीड करने लग जाते हैं, और ये जनरेटर मोटर जैसे बिहेव करते हैं, उसमें आपको प्रोटेक्शन करने के लिए आपको रिवर्स पावर प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। और जहाँ हमको जैसे स्टीम टर्बाइन जैसे जनरेटर में हमको लो फॉरवर्ड पावर जनरेशन देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जब हमको इनकेस हमारा टर्बाइन जैसे ट्रिप हो गया था, इसके बाद तुरंत हमको स्टीम कट जाते हैं, लेकिन हमारा स्टीम टर्बाइन जनरेटर बहुत बड़ा रहता है, इसका टर्बाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसमें हमारा जो ट्रैप स्टीम है बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप इमीडिएटली टर्बाइन ट्रिप करने के बाद जनरेटर को ट्रिप नहीं कर सकते, ऐसे करेगा तो आपको जनरेटर ओवर स्पीड पहुंच सकते हैं, और हमारा क्रिटिकल स्पीड में भी पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से उसको अवॉइड करने के लिए हमको जनरेटर ट्रिप कर मतलब हमारा टर्बाइन ट्रिप करने के बाद हमको जनरेटर को लो फॉरवर्ड पावर में ट्रिप करते हैं फ्रेंड्स, सो दैट तब तक हमारा पूरा हमारा जो टर्बाइन में जो बच गया ट्रैप स्टीम है उससे हम लोग पावर को निकाल के हम लोग इसके बाद हमको जनरेटर को ट्रिप करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एबनॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन है, जो हमारा सिस्टम में जो एबनॉर्मल ऑपरेशन है, एक हमारा वोल्टेज का प्रोटेक्शन से, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन। इसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, ओवर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, और वीबीएफ प्रोटेक्शन, ओवर फ्लक्स प्रोटेक्शन, ये सब है। हमारा नेक्स्ट है एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन है, इनकेस हमारा जनरेटर ऑलरेडी शट डाउन में दिया गया था, यार हमारा जनरेटर ऑलरेडी शट डाउन में पड़ा पड़ा था, उसको इन केस आपको जनरेटर ब्रेकर एक्सीडेंटली कोई ऑन कर दिया है, तब उसको क्या क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है, और इसको उससे बचने के लिए जनरेटर को क्या क्या प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, उसको हम एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन में बता देंगे। इसके बाद हमारा जो बैकअप सिस्टम फॉल्ट है, अगर सिस्टम फॉल्ट है उसमें हमारा बैकअप जनरेटर साइड से क्या क्या होते हैं, हमारा बैकअप ओवर करंट प्रोटेक्शन है, इसमें हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट करंट प्रोटेक्शन और वोल्टेज कंट्रोल करंट प्रोटेक्शन वीसीओ के बारे में हम समझाएंगे। इसके बाद हमारा बैकअप इम्पीडेंस प्रोटेक्शन है, और हमारा अनबैलेंस करंट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है,
अगर इसकी बेसिस में अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स हमको ब्रॉडली डिस्कस किया तो हम लोग को ये सारे फॉल्ट्स में बेसिकली हमारा जनरेटर में हमारा पास जनरेटर का 3 कंट्रोल है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा जनरेटर का पावर है, वो हमारा जनरेटर ब्रेकर को बंद करा सकते हैं और जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम को बंद करा सकते हैं और जनरेटर का प्राइम मूवर है इसका जो इनपुट को बंद करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी बेसिस में हमने जनरेटर का प्रोटेक्शन को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। वो हमारा सबसे पहले क्लास ए प्रोटेक्शन से है। एक क्लास ए प्रोटेक्शन का जनरेटर्स में क्या होते हैं, इसमें हमको तीनों की तीनों बंद करना पड़ेगा। हमारा जनरेटर ब्रेकर को भी ट्रिप करना पड़ेगा, टर्बाइन को भी ट्रिप करना पड़ेगा और हमारा एक्साइटेशन ब्रेकर है हमारा फील्ड ब्रेकर को भी ट्रिप करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये हमारा होते हैं फ्रेंड्स जितना भी हमारा जनरेटर का अंदर फॉल्ट है, लाइक हमारा जनरेटर का स्टार्टर फॉल्ट है, हमारा जनरेटर का रोटर फॉल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नहीं है तो जनरेटर का अंदर फायर हुआ था या डिफरेंशियल है फॉल्ट है, REF है, ये सब होते हैं फ्रेंड्स। हमारा जनरेटर ट्रांसफार्मर में भी फॉल्ट है, उस कंडीशन में आपको तो जनरेटर को बंद करना ही करना है। इसका प्राइम मूवर को आपको रोटेट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इसीलिए आपको उस कंडीशन में मतलब ये लॉन्ग शट डाउन मतलब ये होगा आपको ऑलमोस्ट मतलब डैमेज हो गया जनरेटर का, उसमें आपको बंद करना ही करना है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लैश या प्रोटेक्शन। इसमें सारे के सारे इसका जनरेटर ब्रेकर को टर्बाइन को भी ट्रिप करते हैं और फील्ड ब्रेकर को भी हम लोग ट्रिप करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा जो मेजर यूनिट प्रोटेक्शन से और हमारा जनरेटर का फायर प्रोटेक्शन से है और हमारा ये सब हमको अगर जनरेटर में जो इमरजेंसी पुश बटन से है या नहीं है तो हमारा जनरेटर में जो हमारा फायर का जो इमरजेंसी पुश बटन से ऐसा कोई भी दबाने से भी हमको क्रैश या प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाएगा। उसमें हमको क्रैश या प्रोटेक्शन में हमको मास्टर ट्रिप 86 जो मतलब यूनिट ट्रिप ऑपरेट होगा, उसमें आपको तीनों के तीनों कट जाएगा फ्रेंड्स, सारे के सारे। जनरेटर का जो दोनों सोर्स है हमारा इनपुट का जो पावर सोर्स है और हमारा एक्सीलरेशन का जो फील्ड ब्रेकर का सोर्स है वो भी कट जाएगा और जो हमारा प्राइम मूवर का इनपुट है वो भी ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्लास बी ट्रिप्स है। क्लास बी ट्रिप होते हैं फ्रेंड्स हमारा इसमें क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले हमको टर्बाइन को ट्रिप करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पहले भी बता गया था, जैसे स्टीम टर्बाइन जनरेटर है तो उसमें आपको टर्बाइन ट्रिप करने के बाद तुरंत आपको जनरेटर ट्रिप करेगा तो आपको पूरा आपका सिस्टम है जनरेटर और प्राइम मूवर दोनों आपको ओवर स्पीड पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैप्ड स्टीम है इसकी वजह से इसका स्पीड बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से वो क्रिटिकल स्पीड तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको टर्बाइन को ट्रिप करते हैं, इसके बाद जनरेटर को लो फॉरवर्ड पावर और रिवर्स पावर में ट्रिप कराते हैं फ्रेंड्स। और बाकी हमारा जो सिस्टम फॉल्ट है ओवर फ्रीक्वेंसी ये सब मैकेनिकल प्रोटेक्शन से वो सब हमको आते हैं क्लास बी है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास बी प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा क्लास सी प्रोटेक्शन है, इट इज़ प्योरली हमारा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है फ्रेंड। इसमें हम लोग टर्बाइन को ट्रिप नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा बाहर है, हमारा बैकअप प्रोटेक्शन से उसमें हमको जनरेटर को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, हमको टर्बाइन को ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम लोग ओनली जनरेटर ब्रेकर को और एक्साइटेशन ब्रेकर को ट्रिप करते हैं फ्रेंड, हम लोग टर्बाइन को ट्रिप नहीं करते हैं। जैसे बाहर का फॉल्ट क्लियर हो गया है तो हम लोग तो तुरंत हमने जनरेटर को वोल्टेज बिल्ड करके सिंक करा सकते हैं फ्रेंड्स तुरंत, मतलब हॉट स्टैंड पे जैसे हमको जनरेटर को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जनरेटर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है बाहर का प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आप सिर्फ आपको जनरेटर और जनरेटर ब्रेकर बंद करने से आप उस फॉल्ट को आप आइसोलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से आप आइसोलेट करा सकते हैं। जैसे आपको सिस्टम से फॉल्ट क्लियर हो गया तो आपको तुरंत मतलब हॉट स्टैंड बाई में आप जनरेटर को सिंक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्लास ए में हमारा प्योर जनरेटर का अंदर कोई भी फॉल्ट है उसको ठीक करने में आपको टाइम लगेगा, इसीलिए आपको सारे के सारे आपको टर्बाइन आपका जनरेटर ब्रेकर और फील्ड ब्रेकर तीनों बंद कर रहे हैं। और क्लास बी में आपको कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट से मैकेनिकल सिस्टम में कोई फेल्यूर है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारा टर्बाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले टर्बाइन को बंद करते हैं, इसके बाद जनरेटर को लो फॉरवर्ड पावर में या रिवर्स पावर में हम ट्रिप करते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्लास सी में प्योरली इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हमारा जनरेटर का ब्रेकर और फील्ड ब्रेकर को बंद करते हैं, हमारा प्राइम मूवर का जो इनपुट है हमारा जो स्टीम है या नहीं है तो हमारा गैस टर्बाइन में जो हमारा फ्लू गैस है उसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं। जैसे इसका सिस्टम का फॉल्ट आइसोलेट हो गया तो हम फॉल्ट क्लियर होने के बाद हम तुरंत हॉट स्टैंड में इसको चालू कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा बेसिक ओवरव्यू ऑफ जनरेटर और इसका प्रोटेक्शन के बारे में फ्रेंड्स। थैंक यू।